हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इसके पहले मैं एक लेक्चर ले चुका हूं, ये है सेट सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पिछले वीडियो में हमने सीजेआई के अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ा था अभी, और उसमें एक चीज और पढ़ा था कि 1973 में और 1977 में दो विवाद हुए थे, जिसमें सीनियर मोस्ट जजेस को बाईपास करके जो कम सीनियर थे उनसे उन्हें सीजेआई बना दिया गया था। तो ये विवाद क्या था, थोड़ी सी छोटी सी कहानी है, अगर आप समझ लेंगे तो आपको याद रहेगा। तो बताता हूं मैं क्या हुआ था। ये कहानी जुड़ी है संविधान संशोधन जो कि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा किए गए थे। तो 24वां संविधान संशोधन, 25वां और 29वां। हालांकि उन्होंने बहुत सारे संविधान संशोधन कर डाले थे 2-3 साल के अंदर, लेकिन इनसे जुड़ी हुई है मुख्य बात ये कि इनका अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम कैसे आई। तो जो 24वां, 25वां और 26वां 29वां संविधान संशोधन है वो हुआ था लैंड रिफॉर्म को लेके। तो एक आप जानते होंगे केशवानंद भारती केस, 24 अप्रैल 1973। हाँ, 24 अप्रैल 1973 इस डेट को हुआ था इसका फैसला, केशवानंद भारती केस का। तो केशवानंद भारती केस में जो जजमेंट था वो आया सरकार के पक्ष में। 24वां, 25वां और 29वां संविधान संशोधन सही ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दे दी किसको, सरकार को। और सरकार उस समय मूड में नहीं थी कि वो सुप्रीम कोर्ट की कोई भी गाइडलाइन माने। तो हालांकि इनके पक्ष में थे ये सारे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो भी संविधान संशोधन हुए हैं सही हुए हैं, लेकिन कुछ गाइडलाइन भी दे दी साथ में, जिसके पक्ष में इंदिरा गांधी उस समय तक नहीं थी। तो उस समय जो सीजेआई थे वो तो सीजेआई रहेंगे, उन्होंने सुनाया फैसला। इसके बाद उसके नीचे थे ये HR खन्ना, उसके बाद बाई भी चंद्रचूड़ थे, एक और कोई थे इनमें से जो सीनियर मोस्ट थे जिन्हें सीजीआई बनना चाहिए था। इनके बाद ये बनते, HR खन्ना साहब बनते, फिर चंद्रचूड़ बनते, फिर एक कोई और बनते। उसके बाद आता था नंबर AN रे का, और उसके बाद आता था उसके बाद एक दो लोग और थे, उसके बाद आता था MH वेग का। तो ये वो लोग थे जो सरकार के पक्ष में बात कर रहे थे। इसके साथ तो थे ही वो 24वां, 25वां और 29वां संविधान संशोधन के पक्ष में तो थे ही कि मतलब ये सही है, लेकिन साथ में पक्ष में थे कि कोई जरूरत नहीं है सरकार पर ज्यादा शिकंजा कसने की। लेकिन जो पक्ष में बात कर रहे थे जजेस, वो कह रहे थे कि नहीं, सरकार पर कुछ शिकंजा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को एकदम से नीचे मत रखो। क्योंकि ये जो इंदिरा गांधी की सरकार थी वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की शक्ति कम करने पे तुली हुई थी। तो चूंकि इंदिरा गांधी को अपने मन के सीजीआई चाहिए थे, तो उन्होंने जस्ट इनके बाद इन्हें बना दिया सीजीआई। और इनके बनते ही जो भी सीनियर मोस्ट जज थे जिनका हक बनता था, इनका और इनका एक और कोई थे, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया उसी समय, इन्होंने छोड़ दिया। तो ये वाला था प्रकरण जब हुआ 1973 में। इसके बाद आता है 1977। 1973 से 1977 तक AN रे रहे, और अच्छा चला उनका इंदिरा गांधी के साथ, बढ़िया उनके रिलेशन थे, तो इनको कोई दिक्कत नहीं हुई, जो फैसले चाहती थी वो हो जाते थे। उसके बाद फिर कुछ और जजेस थे जो सीनियर थे इनसे, बेग साहब से, लेकिन इन्होंने भी इस साइड थे, क्योंकि 1977 में जब अपॉइंटमेंट हुआ तो फिर से उन्होंने यही किया, इन्हें बना दिया सीजेआई। तो ये दो विवाद हो गए सीजेआई के अपॉइंटमेंट को लेकर के हमारे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये वाले थे। इसके बाद 1977 के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा कि ऐसा कुछ अब आगे नहीं होगा, और जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। अब न्यायाधीशों की अर्हताएं, मतलब न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश से बनना है। तो सबसे पहला तो वो भारत का नागरिक हो,
वो भारत का नागरिक हो। एज के बारे में कुछ ऐसा लिखा नहीं है, पहला ये हो गया। दूसरा, किसी हाई कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो, 5 साल तक जज के पद पे रहा हो। किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में या दोनों में मिला करके 10 साल वकालत किया हो। और राष्ट्रपति की नज़र में वो सही इंसान होना चाहिए। वो राष्ट्रपति देखेंगे कि हाँ ये है लायक कि नहीं है, उनके ऊपर है। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, 5 साल तक जज रहा हो हाई कोर्ट में, 5 साल 10 साल तक जज रहा हो, वो सॉरी 10 साल तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी न्यायालय में वकील के पद पर रहा हो। अच्छा, इसमें जिला न्यायालय भी आता है, मैंने नहीं लिखा है, तो जिला न्यायालय में भी और सब में मिला करके 10 साल वकील रहा हो। ऐसा नहीं है कि किसी एक में ही हो, तो ऐसा नहीं है। 10 साल तक सब में मिलाकर अगर वो वकील रहा हो तो उसके पास योग्यता होती है न्यायाधीश बनने की सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया कैसे जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के सिफारिश पे, राष्ट्रपति के कहने पे हटाया जा सकता है। क्या राष्ट्रपति कहेंगे और हट जाएगा? ऐसा नहीं है, इसमें भी कुछ रूल हैं। जब राष्ट्रपति को संसद कहेगी तब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। अभी हट नहीं गया है। हटाने के लिए क्या चाहिए? संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब 50% होना चाहिए। जितने लोग हैं उसका 50%, जो मतलब टोटल स्ट्रेंथ है। राज्यसभा 245, लोकसभा 545, बल्कि 43, अब 2 घट गए हैं, तो इतनी। तो इसमें से इनका 50% से ज्यादा होना चाहिए, दोनों का अलग अलग, एक का नहीं, दोनों का अलग अलग 50% प्लस होना चाहिए। ये हो गई इसकी स्ट्रेंथ। अब जो वहां पर उपस्थित हैं, ये तो सारे हमेशा उपस्थित थोड़ी होते हैं। मान लो उस दिन 200 ही उपस्थित है, मान लो राज्यसभा में, राज्यसभा में, तो इस 200 का 50% नहीं चाहिए। अब इसका चाहिए, ये 50% तो होना ही चाहिए, मतलब इसका 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 होना चाहिए। इसका 50% हो गया 122, 123 ले लो, 123, और इसका 50% हो जाएगा 273, 273। तो सॉरी, ये वाला नहीं है, इसका है। हाँ, तो इतना हो जाएगा। तो इतने तो होने चाहिए, ये हो गया बहुमत। इस तरह का तो ये तो ये होना चाहिए। इसके बाद जो उपस्थित हैं, जो भी उपस्थित हैं, मान लो उस दिन 200 उपस्थित हैं, उसका 200 का कम से कम विशेष बहुमत होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 भाग। अगर हम 100% में बात करें तो 2/3 का मतलब होता है 66%। 66% वोटिंग होगी कि हाँ, ये जो जज हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों, तो उनको हटाने के लिए इतने परसेंट वोट होंगे दोनों सदनों में अलग अलग, तब जाकर के उन्हें हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। उसके बाद फिर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। सीजेआई या जज, किसी भी जज को हटाए जाने का कारण हो सकता है कि वो अपने काम में सक्षम ना हो, ऐसा सदन को लगता हो, संसद को लगता हो, या फिर किसी से दुराचार किया हो, अच्छा व्यवहार ना किया गया हो, तो उन्हें उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया के पहले चरण में सुप्रीम राज्यसभा, राज्यसभा में अगर आता है पहला प्रस्ताव महाभियोग का, तो उसमें 50 सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा, परसेंट नहीं, 50 सदस्यों द्वारा सिग्नेचर करना पड़ेगा।
और लोकसभा में अगर लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा की बात करेंगे तो उसमें 100 सदस्यों का सिग्नेचर चाहिए। तो उसके बाद स्टार्ट होगा महाभियोग की महाभियोग तो स्टार्ट हो चुका है। अगर इतने सिग्नेचर मिल जाते हैं, वो तो मिल ही जाएंगे, अगर सदन से पास हो चुका है कि मतलब महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो, तो इतना हस्ताक्षर तो मिल ही जाएंगे। तो इस तरह से फिर स्टार्ट होगा। इसके बाद लोकसभा में अध्यक्ष को और राज्यसभा में सभापति को सौंपा जाएगा ये हस्ताक्षर पत्र। उसके बाद अब सभापति या अध्यक्ष की मर्जी है कि वो इसे स्वीकार करें या ना करें। अगर अध्यक्ष या सभापति ही मना कर देते हैं कि नहीं जरूरत नहीं है, तो यहीं खत्म हो जाएगा। अभी ये यहीं खत्म हो जाएगा। अगर सिर्फ ये दोनों, उतना कुछ जो भी मैंने बताया वो होने के बाद भी अगर ये दोनों मना कर देते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक, अगर यहाँ प्रस्ताव आया है तो ये, यहाँ प्रस्ताव आया है तो ये, तो दूसरे वाले सदन में नहीं जाएगा, वहीं पे ये हो जाएगा खत्म। अगर सभापति या अध्यक्ष इजाजत देते हैं कि महाभियोग आगे बढ़ना चाहिए, तो 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। 3 सदस्यीय समिति होगी, 3 सदस्यीय समिति होगी, जिसमें ये जांच करेंगे कि क्या सच में इन्होंने कदाचार या ये अपने काम को करने में सक्षम नहीं है, ऐसा सच है। अगर ये पाते हैं तो अच्छा, इस समिति में शामिल कौन कौन होगा? तो इसमें सीजेआई हो सकते हैं। अगर सीजेआई के ऊपर ही लगा है केस, तो मुख्य उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होगा। ओके, इसके बाद होगा हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी भी हाई कोर्ट को हो सकता है, मुख्य या कोई न्यायाधीश, कोई अदर न्यायाधीश भी हो सकता है। उसके बाद कोई एक विशिष्ट न्यायवादी होगा जिसे राष्ट्रपति अपॉइंट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कानून के जानकार होते हैं, तो वो होगा कोई एक। तो ये 3 लोग हो सकते हैं जो इस समिति में होंगे। इसके बाद ये समिति डिसाइड करेगी कि क्या वो गलत है। अगर समिति कहती है कि हाँ वो दोषी है, तो उसे दोनों सदनों में विशेष बहुमत से फिर से पारित करवाना होगा। पहले शुरू में हुआ था, फिर से पारित करवाना होगा। और एक बार फिर से पारित होने के बाद अगर यहाँ पे समिति ने कह दिया कि नहीं ये दोषी नहीं है, तो यहीं खत्म हो जाएगा। अगर समिति कहती हाँ दोषी है, तो दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करवाना होगा। अगर दोनों में अलग अलग पारित हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा, राष्ट्रपति साइन कर देंगे। और उसके बाद वो जो भी होंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश या सीजेआई जो भी होंगे, वो महाभियोग उनका पूरा हो जाएगा और वो अपने पद से हट जाएंगे। तो इतनी लंबी प्रक्रिया होती है भारत के किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश को या सीजेआई को हटाने का। तो ये था आज का डिस्कशन। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट डिस्कशन में। वो हमारा 3rd लेक्चर होगा इसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी।